गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी कहानी स्टार्ट है बुद्धि और भाग्य, जिसके 3 चरणों में आपने जाना कि कैसे बुद्धि और भाग्य में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन किससे श्रेष्ठ है, और उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भाग्य एक गडरिये पर मेहरबान हो जाता है। भाग्य की मेहरबानी से गडरिये को एक सौदागर का साथ मिलता है और वह व्यापारी, वह सौदागर उसे अपनी चाल के तहत, अपनी योजना के तहत एक राजा की वेशभूषा धारण करवाकर और एक छोटा सा उसके लिए राज्य बनाकर उसका विवाह अपने देश की राजकुमारी से करने के लिए चल निकलता है। कहानी के आज के भाग में हम चर्चा करेंगे कि बिना बुद्धि का वह गडरिया और बुद्धिमान सौदागर, इन दोनों के द्वारा बुद्धि और भाग्य की प्रतिस्पर्धा कहां तक पहुंचती है। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात लेकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाठ देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उसने आगे शहनाई बजती, उसके आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देखकर गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई थी? हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि वह गडरिया उस सौदागर को अपने पास रहने की परमिशन तो देता है, आज्ञा तो देता है, लेकिन साथ ही साथ यह शर्त रखता है कि मेरी भेड़ बकरियों को कोई न छुए। पर यदि भेड़ बकरियों के साथ ही रहता तो उसे राजा बनाकर कैसे लाता? इसलिए सौदागर ने चाल चली और एक रात उसकी भेड़ जो उसके ढोर होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, उन्हें क्या करता है, धीरे से खोल देता है। वे इधर उधर चली जाती हैं और फिर जब सुबह वह परेशान होता है तो वह कहता है कि अरे जानवर ही हैं, छूट कर कहीं चले गए होंगे, तुम परेशान मत हो। इसके बाद वह उसे राजा बना करके विवाह के लिए ले आता है। अब जब गडरिया, जो कि इस समय राजा बना हुआ है, राजा की वेशभूषा धारण किए हुए है, क्योंकि उसे भारत सम्राट के रूप में अपने देश के राजा के सामने व्यापारी प्रस्तुत करना चाहता है, तो फिर उस राजा वेशधारी गडरिये के बुद्धि में तो कुछ होता नहीं है। वह तुरंत जाकर के सौदागर से पूछता है कि ये जो लोग आए हैं, जो लड़की वाले यानी कि राजा की तरफ से जो लोग बारात का स्वागत करने आते हैं, उन्हें देखकर, उनके भव्य स्वागत को देखकर, क्योंकि उसने तो कभी आजीवन देखा नहीं था, वह बहुत ही गरीब गडरिया था, राजा और राजवैभव को तो उसने देखा नहीं था। इसलिए जब वो लोगों का स्वागत देखता है, वह भी इतने भव्य स्तर पर, शहनाई बाजे के साथ, रंग बिरंगे परिधानों में सजे हुए लोगों के साथ, तो वह बड़ा परेशान सा होता है और जाकर व्यापारी से के कान में पूछता है कि कहीं ये लोग मुझे पकड़ने तो नहीं आए? मेरी जो भेड़ बकरियां खो गई हैं, कहीं इनके खेतों में तो नहीं चली गई? कहीं इनके खेतों में जाकर इन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? इसीलिए ये राजा के सैनिक जो हैं, ये क्या मुझे पकड़ने आए हैं? क्योंकि स्वागत करने वालों में राजा के सैनिक और उनकी तरफ के बहुत से राज्य कर्मचारी उनका स्वागत करने के लिए आए थे। तब व्यापारी उसे समझाता है। व्यापारी कहता है, व्यापारी उसे समझाता है कि तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन व्यापारी और जो गडरिया है उसके बीच में इस तरीके की वार्तालाप को देख करके जो लड़की पक्ष के यानी राजा के महामंत्री जो स्वागत करने के लिए आए हैं, वे सौदागर से पूछते हैं, क्या सम्राट ने कुछ हमारे लिए आदेश दिया है? अब व्यापारी बात को कैसे संभाले, लेकिन उसकी बुद्धि ने त्वरित अपना कार्य किया और उसने बात को संभालते हुए कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दी जाए। अब वह क्या कहता है कि हमारे राजा साहब ने यानी हमारे भारत सम्राट ने हमारे कान में कहा है कि ये जो स्वागत करने के लिए लोग आए हैं, इन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया है, इसलिए इन्हें 10-10 मोहरें इनाम में दी जाएं। चारों ओर सम्राट की जय जयकार गूंजने लगी। किस सम्राट की? गडरिया सम्राट की, जिसे लोग भारत सम्राट समझ रहे हैं।
और उस गडरिया सम्राट की जय जयकार करते हुए जनता जो है, जो लड़की पक्ष के राजा के मंत्री, महामंत्री और उनके कर्मचारी आए हैं, सैनिक आए हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस अवस्था पर आकर भाग्य अट्टहास करते हुए यानी ठहाके मारकर, अट्टहास करना यानी ठहाके मारकर हंसना, खुले से हंसना, प्रसन्नता से। तो फिर प्रसन्नता से हंसकर भाग्य बुद्धि की ओर व्यंग से देखता है। तब बुद्धि कहती है कि पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा, मैंने तो सिर्फ गडरिये का साथ छोड़ा। और जब वह बड़े दम्भ के साथ, बड़े अभिमान के साथ, व्यंग के साथ किसको देखता है? भाग्य बुद्धि को देखता है। तब बुद्धि उसे समझाती है कि देखो, तुम्हें अभिमान करने की जरूरत नहीं है। गडरिया अपनी बुद्धि से न तो राजा बना है, न उसे अभी तक वास्तव में सम्राट का पद प्राप्त हुआ है। वह जो भी अभी इस समय एक ढोंगी राजा बना हुआ है, वह केवल और केवल इस सौदागर की मेहरबानी से बना हुआ है, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा है, मैं सौदागर के साथ हूँ। सौदागर की बुद्धिमानी के कारण यह सब संभव हो पा रहा है। उसकी योजनाओं के तहत ही यह गडरिया आज राजा बनने की कगार पर है। तुम अभी थोड़ा देर और ठहरो, तुम इसके साथ रहो और आगे चलो, देखो तो सही यह बिना बुद्धि के अपना राजपदभार कैसे संभालता है। अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई। अभी तो जब राजकुमारी से शादी हो जाएगी, जब यह राजा का जमाई बन जाएगा, दामाद बन जाएगा, तब तो इसे वास्तव में राज उत्तराधिकारी माना जाएगा, शाही माना जाएगा। अभी तो इसको व्यापारी ने पहना उड़ाकर और इसके द्वारा प्राप्त धन का प्रयोग करके बनाया है। क्योंकि मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उसके विचार अभी तक समृद्ध हैं और वह विचार करने में सक्षम है। अतः यह सब कुछ सौदागर की मेहरबानी से हुआ है। इसमें आप अपनी श्रेष्ठता न समझे और घटना को आगे चलते रहने दीजिए। आधी रात को विवाह संपन्न हो जाता है और आधी रात को गडरिये को चित्रशाला में, यानी आजकल जिसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं, ऐसे अतिथिशाला में, चित्रशाला में जहां उसे ठहराया जाता है, वहां वह आराम करता है। रात को जब सब तरफ शांति छा जाती है और उसे आराम करने के लिए चित्रशाला में छोड़ दिया जाता है, तो उस कक्ष में अकेले जब वह होता है, तो मध्य रात्रि की शांति वातावरण में, उस शांत वातावरण में क्या होता है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। छम छम छम, कुछ घुघरुओं की, पायलों की आवाजें सुनकर वह भयभीत हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसने अपने यहाँ गांव में कहानियां सुनी थी कि रातों में क्या होता है, डायने और इस प्रकार की प्रेत, डाकिनियां इत्यादि जो प्रेत शक्तियां होती हैं, प्रेतात्मा शक्तियां होती हैं, वे रातों में भ्रमण करती हैं और तरह तरह की आवाजें निकालती हैं। और इस प्रकार की छन छन की आवाज भी संभवतः किसी प्रेत डाकिनी का है। और ऐसा सोचते ही, बुद्धि तो उसके पास थी नहीं कि वह अत्यधिक विचार कर सके कि ये पायल की आवाज है, किसी मनुष्य ने पहनी होगी। वह खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करता है। राजा तो अभी बना नहीं, अभी तो किसी तरह व्यापारी ने ढोंग करके उसे राजा का पदभार दिलाने का प्रयास किया, राजकुमारी से शादी कराई, और शादी होते ही यह गडरिया क्या कर रहा है, जैसे ही वह सौदागर से अलग होता है, अकेले उसे चित्रशाला में छोड़ा जाता है एक जमाई के रूप में, उसके स्वागत के लिए, उसे आराम करने के लिए, वैसे ही बुद्धि के अभाव में गडरिया निर्णय नहीं ले पाता है और क्या करता है, खिड़की से छलांग मारने का प्रयत्न करने लगता है। अगर वह छलांग लगा देता तो फिर उसकी क्या दशा होती। जब ऐसी अवस्था आती है कि वह प्रेत डाकिनियों के बारे में सोचकर डर जाता है और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाने जाने वाला होता है, तभी बुद्ध ने भाग्य से कहा, अरे इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। अब हंसने की बारी बुद्धि की थी। बुद्धि हंसकर भाग्य पर व्यंग करती है कि अरे भाई, भाग्य के सहारे इसे बचा तो लो, क्योंकि बुद्धि तो इसके पास है नहीं कि वो कुछ विचार करे, सोचे समझे स्थितियों को। भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह संभल कर और झुंझलाकर बोला, क्या कहा, अजीब मूर्ख, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं तो अपनी हार मान लूंगा। तथास्तु, ऐसा ही हो, कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। अब क्या हुआ,
कि जब बुद्धि ने हंसा और भाग्य से कहा कि भाई बचाओ अपने सम्राट को, तुम्हारे बल पर न वह राजा बना है, तुम्हारे दिए हुए चप्पलों से और खड़ाऊं से, तो जरा बचाओ अपने सम्राट को, बचाकर दिखाओ। अब भाग्य बड़ा परेशान होता है, क्योंकि भाग्य के द्वारा मनुष्य को सुविधाएं तो प्राप्त हो सकती हैं, सौभाग्य के द्वारा साधन सुविधाएं तो प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उन साधन सुविधाओं का उपभोग करने के लिए व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क का होना, विचारशील होना, बुद्धि का होना भी तो जरूरी है, विचारशीलता होनी भी तो जरूरी है। वह कब होगा? जब बुद्धि आपके अंदर होगी, आपके मस्तिष्क में होगी। तो इस प्रकार जब बुद्धि गडरिये के मस्तिष्क में प्रवेश करती है, तब देखिए क्या होता है। बुद्ध के आते ही ऊंचाई से धरती को देखकर गडरिये ने सोचा। अब जैसे ही बुद्ध ने उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति वापस आ गई। और उसने क्या सोचा? नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, फिर राजमहल में डाकिनियों का क्या काम। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया, और अभी वह छलांग मारने ही वाला था कि बुद्ध ने उसके अंदर प्रवेश किया। और बुद्ध के प्रवेश करते ही उसकी विचारशीलता, उसकी बौद्धिकता जागृत हो गई। वह विचार करने योग्य हो गया, और उसने विचार किया कि अरे, मैं तो इस समय राजमहल में हूँ और अभी अभी मेरा विवाह हुआ है। इतनी घनी बस्ती में, अर्थात इतने लोगों के बीच में, इस राजमहल में भला मेरे पास डाक डाकिनियां कहाँ से आ जाएंगी, प्रेत प्रेतनियां कहाँ से आ जाएंगी। जरूर मुझे वहम हुआ है, और यदि मैंने छलांग मार दी तो नीचे गिरकर तो मैं मर ही जाऊंगा। अब इस समय मरने से क्या लाभ, इतना नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ, भला कहाँ से आ जाएंगी प्रेतनियां। और यह विचार करते ही वह स्वयं को संभाल लेता है और कमरे में वापस आ जाता है। फिर उसे ध्यान आया। अब जब बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, तब उसके विचार और तेजी से चलने लगे, उसकी विचारशीलता जागृत हो गई। तो अब उसको क्या ध्यान आ रहा है? उसे ध्यान आया कि जिसके साथ रात को मेरी भांवरे पड़ी थी, भांवरे पड़ना यानी फेरे लेना, यज्ञ विधि से विवाह में अग्नि के 7 फेरे लेकर जब विवाह होता है तो उन 7 फेरों को भांवरे लेना भी कहते हैं। तो वह सोच रहा है कि जिसके साथ मेरी भांवरे पड़ी थी उसके पैरों से भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। हो सकता है यह मेरी दुल्हन ही मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी, और जब बुद्ध ने प्रवेश कर दिया तो धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं उसके मस्तिष्क में घूमने लगी, और सब कुछ उसकी समझ में आने लगा कि कैसे व्यापारी से उसका परिचय हुआ, कैसे उसे खड़ाऊ मिला, और कैसे उसने बुद्धि के अभाव में वो सारे खड़ाऊ व्यापारी को दे दिए, और व्यापारी ने योजना बनाकर उसे राजा बनाकर यहाँ लाकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। वे सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगी। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोला, दुल्हन का स्वागत किया, और दोनों खिल उठे। दुल्हन को तो कुछ पता ही नहीं था, उसे तो यही पता था कि मेरा विवाह भारत सम्राट के साथ हुआ है, और व्यापारी ने उस गडरिये के ऊपर जो भाग्य की मेहरबानी हुई थी, उससे प्राप्त धन से उसकी एक छोटी सी जागीर, छोटा सा किला और महल सब खड़ा भी कर दिया था। तो एक रूप में वह बनाया हुआ ही सही, लेकिन एक छोटा राजा तो बन ही चुका था। उसके पास कुछ जागीरें भी खरीद ली गई थी व्यापारी के द्वारा। तो अब दुल्हन तो अपने उस भारत सम्राट पद से मिलने आई है, जिसके पैरों में रत्न जड़ित खड़ाऊ हुआ करते हैं, और वह अपने कर्मचारियों को खुश होकर दिया भी करता है। यह सोचकर अपनी नवविवाहिता जो दुल्हन है वह अपने पति से मिलने के लिए आती है, और इधर गडरिया जो उसका पति है, जो भारत सम्राट बनकर के आया है, वह भी बुद्धि के प्राप्त हो जाने के कारण सब कुछ उसे समझ में आ जाता है, और बड़ी खुशी से द्वार खोलकर अपनी दुल्हन का स्वागत करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं। खिल उठना यानी प्रसन्न हो जाना, मुस्कुरा देना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। गडरिया रूपी राजा उस दुल्हन का, उस राजकुमारी का स्वागत करता है। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सर झुकाए खड़ा था, और दूसरी ओर भाग्य जो बार बार बुद्धि से लड़ रहा था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यदि भाग्य न हो तो बुद्धि के साथ कोई इंसान क्या कर लेगा। जब भाग्य ही नहीं होगा तो उसे क्या सुख मिलेगा, क्या सौभाग्य मिलेगा। तो इस प्रकार से जो उसे अभिमान था अपने द्वारा प्राप्त साधन सुविधाओं को लेकर के कि मैं चाहूँ तो रंक को भी राजा बना सकता हूँ अपने द्वारा दिए गए सारे उपादानों से, तो भाग्य का यह भ्रम टूट गया, और बुद्धि ने सिद्ध कर दिया कि यदि बुद्धि का साथ न हो
तो भाग्य अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि भाग्य के द्वारा तो मनुष्य को सुख साधन सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, पर यदि बुद्धि का साथ न हो भाग्य के साथ, तो फिर उन साधन सुविधाओं का लाभ कोई मनुष्य नहीं उठा सकता। उसकी वही दशा होगी जो गडरिये की होने वाली थी। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपने आप को विपत्ति के मुंह में डालने को सदैव तत्पर रहेगा। इसलिए मनुष्य का भाग्यशाली होने के साथ साथ कर्मठी होना, बुद्धिमान होना अति आवश्यक है। तो मनुष्य को अपनी सद्बुद्धि का हर स्थिति में सामना करने के लिए बुद्धि का होना उसके लिए आवश्यक है, और मनुष्य के जीवन में इसीलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक है। दोनों के सहयोग से ही मानव की जिंदगी, मनुष्य की जिंदगी सफल हो सकती है। किसी एक के अभाव में भी दूसरे पक्ष को तकलीफ हो सकती है, और इसलिए बुद्धि और भाग्य का साथ आवश्यक है। दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। कहीं से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगले पाठ की प्रतीक्षा कीजिए।